नमस्कार दोस्तों। एंड दी रियल इस्टेट इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चैनल पे हम लोग जो रियल इस्टेट होता है यानी कि जो घर होता है उसके बारे में बात करते हैं। उससे रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स, रेंटिंग, मतलब जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं रियल इस्टेट के सबको कवर करते हैं हम लोग। तो देखिए, जो मुकेश अंबानी जी भी है ना, उनकी लाइफ का जो सबसे कॉस्टलीस्ट परचेज है यानी कि सबसे महंगी चीज अगर उन्होंने अपनी लाइफ में खरीदी है तो वो है रियल इस्टेट, उनका घर जो इंटीलिया है मुंबई में। तो यानी कि जो एक नॉर्मल पर्सन होता है उससे लेके बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसके लिए भी सबसे ज्यादा महंगी जो चीज होती है लाइफ में वो होती है उसका घर। तो इसके लिए हम लोग जब 10-15 हज़ार का फ़ोन खरीदने जाते हैं तो 50 चीज़ें चेक करते हैं, बैटरी कितना है, रैम कितना है, चार्जर कितना है। लेकिन जब हम घर खरीदने जाते हैं जो कि करोड़ों की डील होती है, जिसमें हमारा 20-25 साल का दाँव पे लगा रहता है, क्योंकि 20-25 साल उसका इंटरेस्ट जाता है और उसके बारे में हम लोग ज़्यादा सोच विचारते नहीं हैं, उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं करते हैं। अगर कुछ केसेस में आपका जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न है वो गलत हो जाता है, तो आपको 20-25 साल तो भैया रेंट देना, मतलब बैंक को आपका ईएमआई पे करना ही पड़ेगा। बैंक से तो आपसे ऐसा नहीं बोलेगा भैया आप ईएमआई मत पे करो। और या तो आपने घर ले भी लिया पर प्रॉपर लोकेशन पे नहीं लिया, या तो बहुत सारी चीजें हैं जो उसको कंसीडर करनी पड़ती है। तो इसीलिए रियल एस्टेट के बारे में एजुकेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, फेसबुक पे हर जगह है रेंटिंग और बाइंग। यानी कि हमें घर खरीदना चाहिए कि मतलब घर रेंट पे रहना चाहिए घर पे, कि उसको खरीदना चाहिए। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो इस वीडियो के बाद आपका डाउट नहीं रहेगा कि आपको घर खरीदना है, घर पे मतलब घर आपको खरीदना चाहिए कि रेंट पे रहना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोल दे रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए, जो जितने भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है जो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सब के बारे में बताते हैं, वो लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं रियल एस्टेट को लेके। देखिए, जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है ना, ये सब जो कैलकुलेशंस अपने करते हैं, ये जो रेंटिंग है ना यानी कि भाड़े पे रहने के लिए फेवर करते हैं। वो खरीदने के बारे में कैटर नहीं करते हैं। अब उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं रेंट की यानी कि भाड़े पे रहने की बात करते हैं, तो वो जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, इंश्योरेंसेस में, मतलब इन सभी चीज़ों में अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप मतलब आप पैसे बचा रहे हैं, रेंट ईएमआई नहीं दे रहे हैं, आप रेंट कम दे रहे हैं, तो उस पैसे को आप क्या करेंगे, उसको आपको बताएंगे कि इन्वेस्ट करके यहाँ इतना परसेंट, यहाँ इतना परसेंट, उसके बारे में लोग बताते हैं। इसलिए वो जो होते हैं ना, वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और रियल एस्टेट से पब्लिक को दूर रखते हैं। क्योंकि अगर आपने एक बार लोन ले लिया तो आप उसकी ईएमआई भरते जा रहे हैं, तो आप ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे नहीं, ज़्यादा वेकेशन पे नहीं जाएंगे, मतलब आप ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करेंगे। तो अगर आप अपने पैसे नहीं खर्च करेंगे यानी कि आप पैसे सेव करेंगे, तो जो ये तामझाम है दुनिया का तंत्र है वो नहीं चल पाएगा। अगर आप कहीं अपना ईएमआई भेज रहे हैं तो भैया आप पार्टी नहीं करेंगे, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं करेंगे, जिससे इनकी कमाई होती है वो कम हो जाती है। तो ये आपको फोर्स करेंगे, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे भैया आप रेंट पे ही रहो, आप अपना घर का, अपना खुद का घर कभी लो ही मत। तो मैं इस वीडियो में आपको एक 360 डिग्री का एक होलिस्टिक व्यू देने जा रहा हूँ रेंटिंग और बाइंग के बारे में। देखिए, जब ये लोग जो इन्फ्लुएंसर्स जिनको बोलते हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, ये लोग जब कैलकुलेशंस करते हैं रेंटिंग और बाइंग का, जब ये एक्सेल्स पे या फिर कहीं भी वर्ड पे कहीं भी कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, तो ये बहुत सारे रॉन्ग अजम्पशंस ले लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट अजम्पशन क्या लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये इंटरेस्ट रेट को आउट कर देते हैं। अगर करंट इंटरेस्ट रेट यानी कि लोन पे, होम लोन पे करंट इंटरेस्ट रेट अगर 7-8% का चल रहा हो, तो ये बात करने लगते हैं भैया 10-11%, 8 मतलब 7-8% अगर करंट चल रहा हो तो ये लोग 1-2% बढ़ा के ही बोलेंगे कि 9-10% चल रहा है। तो मतलब ये इंटरेस्ट रेट में ही पहले झोल कर देते हैं, मतलब थोड़े थोड़े झोल कर करके फिर ये रेंटिंग और बाइंग को बहुत ज्यादा आउट दिखा देते हैं कि मतलब ये रेंटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, बाइंग वाले में तो आप बेकार ही उलझे रहोगे, आप परेशान हो जाओगे। क्योंकि छोटी छोटी चीजें चोरी कर करके बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। अब दूसरी मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स है जो ये प्रमोट करते हैं रेंटिंग को, ये कभी इनकम टैक्स रिबेट की बात नहीं करते हैं, जो कि हमें सेक्शन 24 के अंडर मिलता है। देखिए, जो हम होम लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं, उसको इनकम टैक्स के अंडर सेक्शन 24 हम लोग रिबेट ले सकते हैं उस इंटरेस्ट के ऊपर।
2 लाख तक का रिबेट मिल सकता है हमको। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग है, दोनों काम करते हैं, तो 5.5 यानी कि 11,000 मंथली वो अपना टैक्स बचा सकते हैं। पर ये बात आप कोई नहीं बताएगा, इनकम टैक्स रिबेट की तो बात ही नहीं करते हैं। और थर्ड मिस्टेक ये लोग ये क्या करते हैं कि ये लोग हमेशा अज्यूम ऐसा कर लेते हैं कि जो इंसान है वो हमेशा रेंट पे ही रहेगा, कभी अपना खुद का घर नहीं खरीदेगा। और ये जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये बहुत सारे assumptions ले लेते हैं। अब ये पहला एजम्पशन ये लेते हैं कि अगर कोई बंदा है जो होम लोन नहीं ले रहा है, मतलब घर नहीं ले रहा है, तो उसकी जो ईएमआई वो उधर पे करने वाला था, वो उसी ईएमआई को किसी और चीज में पे करेगा। अरे भैया, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब आप कभी भी बैंक से लोन लेते हैं तो आपके कनपट्टी पे बंदूक आ जाती है। आपको किसी भी हालत में उस लोन को रिपे करना ही रहता है। आपका जॉब रहे न रहे, आपको वो लोन रिपे ही करना है। तो अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो हमें थोड़ा डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कभी कार खरीदने का मन कर गया आपका, कभी घूमी घूमी पे वेकेशन पे जाने का मन कर गया, कभी चाचा ने, कभी पापा ने मांग लिया तो आप उनको दे दोगे। लेकिन वहीं अगर आप ईएमआई दे रहे हो तो आपके पास जब अकाउंट में पैसा ही नहीं रहेगा तो आप किसी को दे भी नहीं पाओगे। तो वेल्थ क्रिएट जो होती है ना, वो ऐसे ही की जाती है, कनपट्टी पे बंदूक रख के ही अमीर बना जाता है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं 10,000 का एसआईपी कर लूंगा, अरे भैया, बहुत सारे महीने में जब स्टॉक मार्केट डाउन रहेगा तो आपसे 10,000 की एसआईपी नहीं होगी। आप नहीं कर पाएंगे। जब आप अपना पोर्टफोलियो देखेंगे वो माइनस में, रेड में चल रहा होगा, तो आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। और कई महीने आपका खर्चा बढ़ गया रहेगा, कई महीने घूमने फिरने, तो मतलब ऐसा नहीं है। अगर आप ईएमआई भर रहे हैं तो भरना जो है वो आपको भरना ही पड़ेगा। पर बाकी सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि आपको भरना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इसमें ये लोग ऐसे, मैं आपको एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कोई आदमी है, वो पहले दिन 5 किलोमीटर भागा तो उसका 100 ग्राम वजन कम हुआ। तो ये लोग उसी के ऊपर ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि भैया वो आदमी रोज 5-5 किलोमीटर भागेगा तो उसका 100-100 ग्राम कम होगा वजन डेली, यानी कि 30 दिनों में उसका 3 किलो वजन कम हो जाएगा। तो ये ऐसा अज्यूम करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर वो आदमी दौड़ना स्टार्ट करेगा तो कभी वो बीमार पड़ जाएगा, कभी बारिश हो रही होगी, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। तो वो जो ये हाइपोथेसिस लेते हैं कि वो जो डेली करेगा उसका डेली, कभी नहीं जाने का मन किया, कभी सर दर्द कर रहा, पैर दर्द कर रहा, तो ये जो एजम्पशंस होते हैं, हाइपोथेसिस होते हैं, वो बहुत ही रॉन्ग होते हैं। पांचवी मिस्टेक के बारे में बात करते हैं कि ये जो रेंटल यील्ड होता है, इसको ये लोग हमेशा 2 या 3% ही बताते हैं। तो भैया, जो इंडिया में करंट रेंटल यील्ड है, ये 2 से 3% ही है। पर इसके पूरे पीछे की पूरी सच्चाई ये लोग आपको नहीं बताते हैं। देखिए, जो स्मॉल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपकी अफोर्डेबल हाउसिंग होती है, उसमें जो रेंटल यील्ड है वो 7 to 8% भी मिल सकता है। अब देखिए, अगर सपोज आपने 2010 में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, अगर उस समय उसका 2 लाख से 3 लाख आपका एनुअल मिल रहा था आपको रेंट, तो यानी कि 2 से 3% उसका रेंटल यील्ड था। लेकिन वही प्रॉपर्टी 2010 की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी वही 2020-2023 में करंटली अगर सपोज वो 1.5 करोड़ की हो गई, ज्यादा नहीं है। 10 साल में तो प्रॉपर्टी का रेट डबल भी हो जाता है। पर हम लोग कंसीडर करते हैं कि, चलिए कंसीडर करते हैं कि 10 साल में प्रॉपर्टी का रेट जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो 2 करोड़ की हो गई। तो आज की डेट में अगर उसका रेंटल यील्ड आ रहा है आपको 4 से 6 लाख, तो भी आज की डेट में 2% ही है। लेकिन वो 2% जो है वो 2 करोड़ पे है। यानी कि वो भाई जो 10 साल पहले खरीदा था बंदे ने, उसके हिसाब से तो वो जो उस प्रॉपर्टी की है, मतलब प्रॉपर्टी का रेंटल यील्ड है, वो तो 4 से 6% हो गया। लेकिन वो लोग ये इसके बारे में, रेंटल यील्ड के बारे में कंफ्यूज कर देते हैं। तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसके ऊपर मैं डिटेल में बताऊंगा कि रेंटल यील्ड का कैसा लोचा लपाचा करते हैं लोग, कैसे रेंटल यील्ड को जो होता है वो कंफ्यूज कर देते हैं पूरा, मतलब एकदम क्या बताऊं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है रेंटल यील्ड का। हमेशा 2% करके ये आपको डाइवर्ट कर देते हैं किसी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने की। और आपको ये लोग ये भी सच्चाई नहीं बताएंगे। देखिए, ये लोग बता देंगे कि आप 20,000 सपोज ईएमआई आपकी जा रही है, तो 20,000 आपकी ईएमआई जिंदगी भर जाती रहेगी। ऐसा नहीं होता भैया। इन्फ्लेशन है, सैलरियां लोगों की बढ़ती हैं, ईएमआई आपका फिक्स है, लेकिन आपका इनकम तो बढ़ने ही वाला है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जो 20,000 की आपकी ईएमआई है वो 5-10 साल बाद बहुत, मतलब हल्की लगने लगती है। जो आपको 10 साल पहले 20,000 की कीमत थी वो 10 साल बाद उतना नहीं रहेगी। जो एवरेज फिगर है वो 7 से 9 ईयर्स का है, यानी कि 7 से 9 साल में लोग अपने जो ईएमआई होते हैं उसको पे करके खत्म कर देते हैं। और इनमें ये लोग ये भी नहीं बताते हैं कि भैया, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ईएमआई का जो अमाउंट है वो भी कम होता है। जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करती है तो ये जो
ईएमआई उनका पहले डिसाइड हुआ था वो भी कम होता है। ऐसे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर करके कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, कहीं रेंटल यील्ड को सही से नहीं समझाया, फिर कहीं इनकम टैक्स रिबेट की बात नहीं की। ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स कर करके ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देते हैं। रेंट वर्सेस बाइक का एक खेल कर देते हैं। फिर ये लोग बोलने आ जाते हैं कि ये जो घर खरीदना होता है वो एक इमोशनल डिसीजन होता है। अरे भैया, घर खरीदना इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल डिसीजन होता है। अगर इंडिया में आप शादी करने जाएंगे तो आपको कोई सास आपकी अपनी लड़की नहीं देगी। वो बोलेगी यार इसका तो कोई घर ही नहीं है, कल इसको कुछ हो गया, टपक गया तो मेरी बेटी का क्या होगा। लोग ऐसा आपको मुंह पे बोलेंगे नहीं, लेकिन विद इन माइंड उनके थॉट यही रहता है कि अरे भैया इसका घर का कोई ठिकाना नहीं है। आप अपने म्यूचुअल फंड एसआईपी उनको नहीं दिखा देंगे, वो प्रैक्टिकली वो लोग आपके म्यूचुअल फंड एसआईपी से खुश नहीं होने वाले हैं। और देखिए, अगर शादी के बाद आप मर गए तो फिर आपका जो म्यूचुअल फंड है एसआईपी वो आपकी बीवी कहाँ कहाँ ढूंढते रहेगी। वहीं अगर आपने 20 लाख का कोई डाउन पेमेंट करके कोई घर खरीद लिया है, अगर आपने उस घर के खिलाफ जो घर का लोन है उसके खिलाफ इंश्योरेंस ले लिया है, तो अगर आपका काम तमाम भी हो जाता है तो भी तो आपके वाइफ बाल बच्चे जाके उस घर में रह सकते हैं। तो देखिए कितना मतलब कितनी अच्छी चीज होती है। वहीं आप अगर स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपकी एसआईपी तो है वो तो रुक गई, लेकिन वहीं जो आपका घर था होम लोन वो वाइफ के नाम पे हो गया, बाल बच्चों के नाम पे हो गया। तो एक जो रियल एस्टेट होता है, जो अपना खुद का घर खरीदना होता है, कि आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। और सेंस ऑफ सिक्योरिटी लाइफ में खुश रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर ये लोग बोलते हैं कि जो एक इंसान है वो अलग अलग शहर चेंज करते रहेगा, वो अपना घर चेंज करते रहेगा। अरे भैया, तुम अलग अलग घर चेंज करो लेकिन किसी एक बड़े शहर में एक अच्छी सी अपनी प्रॉपर्टी ले लो, घर ले लो, उसको रेंट पे चढ़ा दो। उधर से जो रेंट आएगा आप किसी और सिटी में जाएंगे, वहां रहेंगे, तो उस रेंट को उसको कॉम्पनसेट कर देना, उसको हेज कर देना। तो इसके लिए अगर जो जिस एसेट क्लास का राइज होते रहता है, यानी कि प्राइस बढ़ते रहता है, तो उसे में हमें इन्वेस्ट करके रहना है, नहीं तो वो एसेट क्लास आपको आपको आउट परफॉर्म कर देगा। और ये लोग बहुत सारे अजम्पशन जो कैलकुलेशन करते हैं वो भी बहुत रॉन्ग करते हैं। देखिए, जब हम लोग 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो भैया 1 करोड़ मेरे पास है थोड़ी, मैं तो उसमें से सिर्फ 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर रहा हूँ, बाकी तो 80 लाख उसके ऊपर मेरे को बैंक लोन दे रहा है। तो इसमें जो मेरा एक्चुअल जो जिसमें मेरा एक्चुअल कैपिटल है वो तो भैया 20 लाख ही है। 80 लाख तो मैंने लोन ले रखा है। तो ये लोग 20 लाख के ऊपर आपका कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये पूरा 1 करोड़ के ऊपर कर देंगे। ऐसा कौन सा मेरे पास भैया 1 करोड़ है, 20 लाख तो था, और बाकी तो 80% मैंने लोन करा रखा है। अच्छा, आप लोग बताइए, क्या आप 80 लाख का लोन लेके उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? लेकिन वहीं आप 80 लाख का लोन लेके घर खरीद सकते हैं। ये लोग जो लोग हैं ना, ये लोग इमोशनल कह करके जो है ना उस प्रोडक्ट की, उस रियल एस्टेट की वैल्यू खत्म कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जाते जाते आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, जो ये रियल एस्टेट होता है कोई इमोशनल डिसीजन नहीं होता है, ये एक फंडामेंटल नेसेसिटी होता है। कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी सॉर्ट आउट करने के बाद, कपड़ा सॉर्ट आउट करने के बाद जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है वो मकान यानी कि रियल एस्टेट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बाइंग वर्सेस रेंट के जो कॉन्सेप्ट है उसके बीच में थोड़ी क्लैरिटी आई रहेगी। आपको जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया वो कमेंट में करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग उस पर बना देंगे, उसको और क्लैरिटी करके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल को फॉलो कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।